नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 15 अप्रैल 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे अलार्मिंग राइज ऑफ मेडिकलाइजेशन इन इंडिया। दूसरे नंबर पे फूड वेस्टेज से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे, दोनों द हिंदू के आर्टिकल है। तीसरा देखो, कल अंबेडकर जयंती थी, कल 14 अप्रैल था, तो बी आर अम्बेडकर जी की जयंती थी कल। इस मौके पे देखो कोई अच्छा आर्टिकल तो आया नहीं, एक पुराना आर्टिकल ही, उसके थ्रू ही हम अंबेडकर जी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके विचारों के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि यूपीएससी ना हर साल जो ये महान लीडर्स थे ना, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछती है। तो तीसरे नंबर पे हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल अलार्मिंग राइज ऑफ मेडिकलाइजेशन इन इंडिया से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में देखो, एयर इंडिया जो एयरलाइंस है ना, जिसको टाटा ने परचेज कर लिया था, यहां से एक न्यूज आई। उन्होंने ना अपने कैबिन क्रू को, जैसे कैबिन में जो एयर होस्टेस होती है ना, तो उनको एक वार्निंग दी कि जिनका भी बॉडी मास इंडेक्स हाई है ना, उनकी या तो सैलरी काट दी जाएगी या फिर उनको जॉब से हटा दिया जाएगा। ये जो बॉडी मास इंडेक्स होता है ना, बीएमआई, ये देखो हाइट और वेट के हिसाब से ना बॉडी फैट को मेजर करता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि एयर इंडिया ने ऐसी वार्निंग क्यों दी अपने एम्प्लॉइज को, कैबिन क्रू को खास करके। देखो, एविएशन सेक्टर में ना फिजिकल फिटनेस जरूरी है, ये बात तो आप भी मानोगे, क्योंकि सेफ्टी का मैटर है भाई। तो सुनने में तो ये स्टेप अच्छा लगता है, लेकिन आप इसकी ना टाइमिंग देखो। ये जो वार्निंग है ना, उस समय आई है जब एक दवाई का जो पेटेंट है वो खत्म हो रहा है, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दवाई का नाम क्या है? दवाई का नाम है सीमाग्लूटाइड। ये देखो, सीमाग्लूटाइड। अब ये एंटी ओबिसिटी ड्रग है, मतलब एंटी मोटापा वाली ड्रग है। उसका पेटेंट खत्म हो गया। एंटी मोटापा वाली ड्रग का नाम क्या है? सीमाग्लूटाइड। अब इसका पेटेंट खत्म हो गया। पेटेंट खत्म होते ही इसकी जगह जो जेनरिक ड्रग्स है ना, एंटी मोटापा वाली 40 नई जो एंटी मोटापा वाली ड्रग्स है ना, वो मार्केट में आ गई। यानी मार्केट पूरी तरह से ओपन हो गया और इसी प्रकार की सस्ती दवाइयां जो मोटापा को खत्म करती हैं वो मार्केट में आ गई। और एयर इंडिया का वार्निंग देना अपने कैबिन क्रू को, देखो ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक प्रकार से सिग्नल है कि भाई अब तो सस्ती दवाई उपलब्ध है मोटापा को खत्म करने वाली, आप ले लो। समझ गए? देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, राइटर बोलते हैं इंडिया में ना मोटापा जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर 4 में से एक जो भारतीय है वो ओवरवेट है, हर 10 में से एक भारतीय डायबिटीज का शिकार है, हर 3 में से एक जो भारतीय है वो हाइपरटेंशन का शिकार है। फैटी लीवर की जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा आम हो गई है। और बच्चों में जो मोटापा है वो सबसे बड़ा डर है। दिक्कत यह है, ये सब हेल्थ प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है? हो इसलिए रही है क्योंकि देखो आजकल ना लाइफस्टाइल खराब हो गया है। जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है हम काफी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और ऐसा फूड जो फैट में हाई है, सोल्ट में हाई है, शुगर में ज्यादा है, इसका सेवन आज के समय में हम काफी ज्यादा कर रहे हैं। और लाइफस्टाइल बिल्कुल सीडेंट्री है, मतलब ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, ज्यादा घूमते फिरते नहीं है। ऑफिस का काम, ऑफिस में बैठने वाली जॉब ज्यादा है। पहले खेती वगैरह ज्यादा हुआ करती थी तो लोग फिट होते थे, ऑफिस वाला काम बैठे बैठे होता है। समझ गए? और स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं लाइफ में। अब कुछ लोग तो स्ट्रेस लेके फिर शराब वगैरह पीना स्टार्ट कर देते हैं, सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, नींद कम लेते हैं। तो ये सब मिलाकर हमारी बॉडी में ना जहर बना देता है। समझ गए? अब बात करते हैं, एक टर्म है थिन फैट फिनोटाइप। ये देखो, थिन फैट फिनोटाइप, क्या मतलब है इस चीज का? थिन फैट फिनोटाइप, ये देखो साउथ एशियंस और इंडियंस की ना जेनेटिक्स है। मतलब कि सिंपल भाषा में आप बताऊं, थिन फैट फिनोटाइप का मतलब क्या है? हम लोग ना, यानी एशियंस, साउथ एशियंस और खास करके इंडियंस, हम बाहर से पतले दिखते हैं लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ना फैट ज्यादा होता है। हमारी बॉडी के अंदर ना मसल मास जो है वो कम होता है। तो इसकी वजह से ना हम ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। आप सोच के देखो, एक टाइम ऐसा था जब हम ना भुखमरी से लड़ रहे थे। हमारी प्रॉब्लम एक समय में अंडर न्यूट्रिशन थी। उस समय मोटापा
वो तो खाते पीते घर की निशानी माना जाता था। लेकिन आज मोटापा जो है वो प्रोस्पेरिटी का साइन है। इसलिए पिछले 20 सालों में जब मोटापा बढ़ता गया तो कोई नहीं बोला। पब्लिक डिस्कोर्स शांत रहा, कोई डिस्कशंस नहीं हुई, एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चंस रेज नहीं किए, सोसाइटी ने इसको इजीली एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन भाई अब जब बीमारियां बढ़ रही हैं तो समाज जागा है। और समाज जागा तो फिर देखो जो फार्मा कंपनीज हैं वो भी फिर हरकत में आई कि यार समाज जाग गया है तो डिमांड बढ़ रही है मोटापा कम करने की, तो हम उसको पूरा करते हैं। तो 1 साल पहले ना एक दवाई मार्केट में आई जिसका नाम है तिरजिपाटाइड। ये देखो, ये 1 साल पहले दवाई मार्केट में आई थी। ये आते ही देखो हाईएस्ट सेलिंग ड्रग बन गई। अब इस ड्रग ने ना ये दिखा दिया कि लोग पतला होना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। तो अलग अलग फार्मा कंपनीज को समझ में आ गया कि भाई ये दवाई मोटापा कम करने वाली अगर हाईएस्ट सेलिंग ड्रग बन गई तो इसका मतलब मार्केट है बहुत बड़ा, लोग पतला होना चाहते हैं, बहुत जबरदस्त प्रॉफिटेबल मार्केट है। तो अब तो आपको पता है पेटेंट खत्म हो गया सीमाग्लूटाइड दवाई का, तो फिर लोग जो हैं सस्ती दवाइयां भी परचेज कर सकेंगे मोटापा कम करने वाली। तो मार्केट बल्कि और ज्यादा बड़ा हो जाएगा अब। और देखो इंडिया में ना जो प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स होती है ना उनका डायरेक्ट ऐड नहीं किया जा सकता। आप ना कभी भी टीवी में ना उन ड्रग्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं देखोगे जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ना वो जानबूझ के सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल आपको दूं, जैसे वो एड आती है ना मैन विल बी मैन। आपको क्या लगता है वो लोग क्या बेच रहे हैं? मैन विल बी मैन वाली जो एड आती है उस एड में क्या बेचा जाता है? एड में ना शराब बेची जाती है। लेकिन कहीं भी उस एड में शराब का नाम नहीं है, वो ब्रांड बताते हैं, ब्लू ब्लू करके जो भी ब्रांड है, इंपीरियल ब्लू है शायद, है ना, वो ब्रांड बेचा जाता है। और वो ब्रांड है ना कैसेट नाम पे बेच दिया जाता है, म्यूजिक नाम पे बेच दिया जाता था कि इंपीरियल ब्लू कैसेट्स, इंपीरियल ब्लू म्यूजिक। भाई म्यूजिक म्यूजिक कुछ नहीं था उस कंपनी का बेचना। वो कंपनी एक्चुअल में अपने ब्रांड को रिकॉल करना चाहते थे कि भाई देखो हम इस एड में नहीं दिखा रहे हैं लेकिन हमारा मेन ब्रांड जो है वो दारू का है। समझे? ये होती है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। तो इस पर बैन है, लेकिन फार्मा कंपनी स्मार्ट है, वो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना, ये कहने को तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के नाम पे आती हैं। बड़े बड़े न्यूज़पेपर में एड्स और बिलबोर्ड्स लगाए जाते हैं कंपनी के ब्रांड के। इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स इनको प्रमोट करते हैं। पेड न्यूज़ आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं न्यूज़पेपर्स में। दवाई का नाम नहीं लेते लेकिन भाई इनडायरेक्टली डिमांड क्रिएट करवाते हैं। समझ गए? इनडायरेक्टली वो अपनी दवाई के बारे में ही बता रहे होते हैं। तो ये क्या है? सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? देखो हमेशा एक चीज याद रखना, रेगुलेशन हमेशा पीछे रहती हैं, कंपनीज तेज होती हैं। तो सरकार ने बिलबोर्ड्स और एड्स पे भी बैन लगा दिया। सरकार ने बोला इनडायरेक्ट भी आप नहीं कर सकते। लेकिन तब तक देखो 1 साल बीत चुका था, मैसेज पब्लिक तक पहुंच गया था कि हाँ भाई ये दवाई है जिससे मोटापा कम होता है। और दवाइयों को इन कंपनीज ने मैजिक पिल के तौर पे प्रमोट किया कि चमत्कारिक दवा है जिससे मोटापा कम हो जाएगा। लेकिन किसी भी कंपनी ने ना साइड इफेक्ट नहीं बताया कि भाई ये मोटापा कम करने वाली दवाई से ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो अब आर्टिकल में ना सबसे खतरनाक पॉइंट यानी साइड इफेक्ट बताया जाता है। ये क्या है? सैरकोपीनिया। सैरकोपीनिया का मतलब होता है मसल लॉस। मतलब मसल लॉस, जब देखो बॉडी से वेट कम होता है ना तो 25 से लेके 40% तक मसल्स का भी लॉस होता है। ये क्या है? ये एक अनचाहा साइड इफेक्ट है कि वेट कम करना था साथ में मसल्स का भी लॉस हो गया। तो इसे बचाने के लिए ना हाई प्रोटीन और वेट लिफ्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? हाई प्रोटीन जरूरी है ताकि मसल लॉस ना हो, और वेट लिफ्टिंग जरूरी है। लेकिन लोग ये नहीं करते। लोग पतले तो हो गए, उनका बीएमआई कम हो गया, बॉडी मास इंडेक्स, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई, जो मेटाबॉलिक रिजिलियंस है वो टूट गई, और लॉन्ग टर्म हेल्थ जो है फिर इससे बर्बाद हो जाती है। तो ये क्या है? सैरकोपीनिया। अच्छा एक और चीज देखो, मतलब ये जो मोटापे वाली ड्रग से सैरकोपीनिया होता है ना, तो जब इन फार्मा कंपनीज को बोला गया कि भाई सैरकोपीनिया होता है, अच्छा सैरकोपीनिया होता है, कोई बात नहीं इसकी भी दवाई ले लो,
कंपनीज का तो एक और प्रोडक्ट मिल गया बेचने के लिए कि सर्कोपिनिया की भी दवाई बेचेंगे हम अब, तो उनको तो और ज्यादा फायदा है। समझ गए हो? मोटापे की प्रॉब्लम, दवाई ली, सर्कोपिनिया हो गया, मसल लॉस हो गया। फार्मा कंपनीज की और भी चांदी, अब वो मसल लॉस की दवाई बेचेंगे, नए साइड इफेक्ट, फिर नए साइड इफेक्ट की दवाई बेचेंगे। तो ये चेन रिएक्शन है जो कि कंपनीज ऐसा करती हैं, लेकिन एक बेचारा पेशेंट जो है, पेशेंट भी नहीं बोलेंगे, मोटापा जो है वो जिसको भी है वो फिर चक्रव्यूह में फंस जाता है। और फिर इसके बाद बोलते हैं, राइटर कहते हैं कि देखो मोटापे की असली वजह ना अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। इंडिया में जो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वाली इंडस्ट्री है ना, 13% एनुअली ग्रो कर रही है। बचपन से ही हमारी आदत खराब होती जा रही है, बच्चों को भी हम गलती आदतें सिखा देते हैं। सरकार बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है। कितने समय से हम डिस्कस करते जा रहे हैं कि पैकेज के फ्रंट पे वार्निंग होनी चाहिए जैसे सिगरेट के पैकेट पे होती है, सरकार सीरियस ही नहीं ले रही है। समझ गए? चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स पे रेड वार्निंग होनी चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री वाले लॉबिंग करते हैं और सरकार एक्शन नहीं लेती। अब आप ना एक चीज ध्यान से सुनिए, हमारा सिस्टम कितना ज्यादा पैराडॉक्सियल है। एक तरफ देखो, एक इंडस्ट्री हमें बीमार करती है जंक फूड वाली, दूसरी इंडस्ट्री हमें दवाई बेचती है फार्मा वाली, तीसरी इंडस्ट्री दवाई के साइड इफेक्ट की दवाई बेचती है, मसल पिल्स। ये सब चीजें देखो जीडीपी बढ़ाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन भाई हेल्थ के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है वो आप देखो। समझ गए? तो ये पैराडॉक्सियल चीज है। तो वे फॉरवर्ड में क्या आता है, हमें देखो अपना जो पर्सपेक्टिव है ना बदलना पड़ेगा। मेडिसिन सिर्फ हमारी हेल्पर है, मेडिसिन सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। असली सॉल्यूशन वही पुराने वाला है, अच्छा खाना खाओ, अच्छी नींद लो, एक्सरसाइज करो डेली और स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करो। समझ गए? फिर मेडिकल एथिक्स की बात राइटर करते हैं। मेडिकल गाइडलाइंस जो है ना रोज बदल जाती हैं। जो नई ड्रग्स है ना फटाक से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आ जाती हैं, और इससे डॉक्टर का फर्ज बनता है कि भाई वो एथिकल रहे, पेशेंट्स को रिस्क बताए कि इस दवाई का क्या रिस्क है, लो या ना लो। लाइफस्टाइल को सेंटर में रख के दवाइयां देनी चाहिए, लाइफस्टाइल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय नई नई दवाइयों के। तो एयर इंडिया का जो फिटनेस पुश है ना वो बुरा नहीं है वैसे, पर फिटनेस को आप मेडिकलाइजेशन से लिंक मत करो, लाइफस्टाइल पे ज्यादा फोकस करो। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। सरकार का भी रोल बनता है कि FSSAI की गाइडलाइंस इन्फोर्स की जाए, फार्मा एडवर्टाइजमेंट को और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट को और अच्छे से रेगुलेट किया जाए, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, प्रोसेस्ड फूड के बारे में अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो, मेडिकलाइजेशन, थिन फैट फिनोटाइप, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, सर्कोपिनिया, कास्केडिंग लॉजिक, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये सब। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ये आप वैसे ही दे देना, मतलब आंसर लिखना नहीं है, ये आपको वैसे ही आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि FSSAI जैसे सिगरेट पे वार्निंग लिखने को बोलता है, वैसे ही वार्निंग कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वाले पैकेट्स पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो, आंसर नहीं लिखना है, वैसे ही दे दो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, फूड वेस्टेज से संबंधित है। आप ना सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, और AS मित्तल के द्वारा ये जो आर्टिकल है वो लिखा गया है। हर साल देखो 30 मार्च का जो दिन है ना, हर साल 30 मार्च का दिन इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। ये क्वेश्चन SSC टाइप पेपर में पूछे जाते होंगे, SSC में भी नहीं पूछा जाएगा, तो इतना इंपॉर्टेंट डे नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा तारीख जो है वो कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। UPSC में नहीं पूछे जाते आमतौर पे। तो देखो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम फूड वेस्टेज को खत्म करने के करीब हैं या नहीं है। देखो खाना जो वेस्ट होता है ना वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, उसमें एक किसान की सुबह 4 बजे उठने की मेहनत है, उसमें एक मजदूर का पसीना शामिल है जो शायद देखो मिनिमम वेजिस से भी कम वेजिस पर खेत में काम करता है और फसल के बोरे को खेत से मार्केट तक लेके जाता है, और शायद उस दिहाड़ी से 2 वक्त की रोटी उसकी मुश्किल से बन पाती है। मतलब न जाने कैसी कैसी मेहनत शामिल है उस फसल को उगाने में, लेकिन जब खाना वेस्ट होता है तो वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। हाल ही में देखो एक रिपोर्ट आई UNEP की, UNEP फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024।
अब यूएनईपी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये देखो ग्लोबल बॉडी है जो 1972 में बनी थी और ये इन्वायरमेंटल इश्यूज को ट्रैक करने के लिए बनी थी। तो इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट का डेटा जब आप सुनोगे ना आप चौंक जाओगे। दुनिया में ना हर साल 1.05 बिलियन टन जो खाना है ना एनुअली वेस्ट होता है। और ये वेस्ट कहां पे हो रहा है? 60% तो देखो हाउस होल्ड वेस्ट है, यानी पर्सनल फूड लॉस है, जो घरों में जो हम लोग प्लेट में छोड़ देते हैं घरों में, या फिर ज़्यादा बन गया खाना तो उसे किसी को देते नहीं है, फेंक देते हैं। समझ गए? ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे लॉस, बल्कि पूरे घर में दाल ज़्यादा बन गई, वो बाद में किसी काम नहीं आई, वो भी वेस्ट। 28% जो फूड लॉस होता है वो फूड सर्विसेज से होता है, जैसे रेस्टोरेंट से या फिर शादियों से, और 12% रिटेल सेक्टर से, यानी सुपरमार्केट में मान लो कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, बिका नहीं। तो फूड लॉस ये सिर्फ इंडिविजुअल की गलती नहीं है, ये सिस्टम में इनएफिशिएंसी है। हमारी जो सप्लाई चेन है ना वही टूटी हुई है। समझ गए? और इसके लिए पॉलिसीज भी फेल हुई हैं, पॉलिसीज भी अच्छी नहीं है सप्लाई चेन को जोड़ के। और हमने देखो एक ऐसा ना कंजम्पशन कल्चर बना लिया है जहां पे देखो खाने को फेंकना ना एक प्रोस्पेरिटी या फिर अबंडेंस का सिंबल मान लिया जाता है कि हाँ वही खाना ज्यादा है, पैसे ज्यादा हैं तो थोड़ा वेस्ट चलता है, ठीक है। ये वो वाली चीज हो गई है। समझ गए? फिर राइटर ना इसके बाद में कंपेयर करते हैं। दुनिया में देखो आज भी 783 मिलियन जो लोग हैं ना वो भूखे सोते हैं, और 3.1 बिलियन लोग ना एक हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कोट कर सकते हो। 783 मिलियन लोग आज भी भूखे सोते हैं हर रात, और 3.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। और इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग कितनी है? 2023 का पुराना है लेकिन राइटर दे रहे हैं, 2023 का इंडेक्स के हिसाब से 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। हमारे देश में 194 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जिनमें एडुकेट न्यूट्रिशन नहीं है, मतलब उनको पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो सोच के देखो कितना बड़ा पैराडॉक्स है ये। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है फूड वेस्ट में। 78-80 मिलियन टन हम फूड वेस्ट करते हैं हर साल, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हम इतना पीछे हैं। चाइना हर साल 108 मिलियन टन फूड वेस्ट करता है, फर्स्ट नंबर पे है। यूएसए 24.7 मिलियन टन फूड वेस्ट करता है, तीसरे नंबर पे है। और ये देखो कल्चर की भी बात है। आप ना जापान का एग्जांपल देखिए। जापान में हर साल सिर्फ 5.2 मिलियन टन फूड वेस्ट होता है, सिर्फ 5.2 मिलियन टन। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके कल्चर में ना एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? मोटाई नाई। मोटाई नाई नाम से ना एक कंसेप्ट है जापान में। मोटाई नाई का मतलब ये है जीरो वेस्ट, हर चीज की रिस्पेक्ट करना, खाने की भी रिस्पेक्ट करना, उसे वेस्ट नहीं करना। तो ये कल्चर है जापान का, इसलिए खाने का वेस्टेज वहां पे बहुत कम है। लेकिन अगर हम पर कैपिटा घर के वेस्ट की बात करें तो इंडिया में पर कैपिटा जो वेस्ट है ना एवरेज वो 55 किलोग्राम पर ईयर है। यूएसए में ये 73 किलोग्राम पर ईयर है, और जर्मनी में 75 किलोग्राम पर ईयर है। तो यानी पर कैपिटा के हिसाब से तो हम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल काफी ज्यादा है। पॉपुलेशन हमारी इतनी ज्यादा है तो इस वजह से ओवरऑल फूड वेस्टेज हमारे देश में काफी ज्यादा हो जाता है। समझ गए? इसके बाद राइटर ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं पंजाब का। पंजाब देखो वो राज्य है जो आपको बताया करोड़ों लोगों का पेट भरता है, फूड बास्केट भी कहा जाता है पंजाब को। लेकिन ट्रेजेडी ये देखिए, पंजाब अपनी ही उगाई फसल को ना प्लेट तक पहुंचाने से पहले सड़ते हुए देखता है। इतना जो खाना है वेस्ट होता है पंजाब में। एक टर्म है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, यानी फसल काटने के बाद जो नुकसान होता है ना उसे बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पंजाब में 20% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो खाने से पहले ही वेस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो बारिश आ गई और दूसरे एक्सट्रीम वेदर इवेंट आ गए जिसकी वजह से फसल जो है वो मार्केट तक पहुंच नहीं पाई, या फिर मार्केट में खराब हो गई,
कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाई, या फिर टाइम पे फसल बेची नहीं जा सकी और फसल सड़ गई, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती ना कि फसल को कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सके, तो इतना सारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है। और एक चीज आपको बताऊं, आप बोलोगे सर एफसीआई के गोडाउन्स तो है। देखो एफसीआई 1965 में बनी थी और इसको काम दिया गया था फूड प्रोक्योरमेंट एंड पीडीएस। लेकिन आपको हैरानी होगी 2019 से 2024 के बीच में इवन एफसीआई के गोडाउन्स में भी 8200 टन जो वीट था या दूसरा फूड ग्रेन था वो वेस्ट हो गया। सोच के देखो। तो नीति आयोग ने ना पंजाब के एग्रीकल्चर पे ना एक अलग से टास्क फोर्स बनाई और उस टास्क फोर्स को काम दिया गया कि आप बताओ कि वहां पे पंजाब में ना एग्रीकल्चर में क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ। तो उस टास्क फोर्स ने ना काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए। टास्क फोर्स ने ये पॉइंट्स दिए कि वहाँ पे ना कवर्ड स्टोरेज नहीं है। पंजाब में बहुत सारी जगहों पर कवर्ड स्टोरेज नहीं है, खुले में अनाज रख दिया जाता है। कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड चैन में इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोल्ड चैन समझ रहे हो ना, फसल काटने से लेकर मार्केट तक जब तक वो जाती है उसे एक जगह पे स्टोर करके रखा जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल्ड होनी चाहिए वो जगह, और इवन ट्रांसपोर्ट जिस ट्रक वगैरह में ले जाया जाता है वो भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड होना चाहिए। लेकिन ये कोल्ड चैन सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है पंजाब में। पैकेजिंग साइंटिफिक नहीं है, इस वजह से भी बहुत सारा खाना वेस्ट हो जाता है। तो मतलब प्रॉब्लम देखो किसानों की नहीं है, प्रॉब्लम इंफ्रा की है। अब इस आर्टिकल को राइटर एनवायरमेंट से भी लिंक करते हैं। देखो फूड वेस्टेज सिर्फ ह्यूमन ट्रेजेडी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों को लॉस होता है फूड वेस्टेज की वजह से, बल्कि इकोलॉजिकल ट्रेजेडी भी है। कैसे? देखो आप जानते हो कि फूड लॉस की वजह से कितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। ये देखो 8 से 10% जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है ना वो सिर्फ फूड लॉस की वजह से होता है। तो अगर फूड वेस्ट को एक देश माना जाए ना तो चाइना और यूएसए के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा वो फूड वेस्ट की वजह से होगा। सोच के देखो आप। और आप साइंस को समझिए, जब देखो खाना कचरे के ढेर में जाता है ना, या फिर जहां पे पूरा पहाड़ बना हुआ है कचरे का, लैंडफिल वगैरह जहां पे सारा कचरा जमा है, वहां पे वो खाना सड़ता है और वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती, कम होती है। उस लैंडफिल से फिर मीथेन निकलती है, और मीथेन तो आपको पता है CO2 के मुकाबले में कई गुना ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग करती है। और आप ये भी देखो ना भाई, आप जैसे चावल वेस्ट कर रहे हो, आप 1 किलोग्राम चावल उगाने में ना लगभग 5000 लीटर पानी लगता है। तो जब आप 1 किलोग्राम चावल कचरे में फेंकते हो ना, तो आप सिर्फ चावल कचरे में नहीं फेंक रहे हो, 5000 लीटर जो पानी है वो आप फेंक रहे हो कचरे में। और ये पंजाब जैसे राज्य के लिए कितना बड़ा पाप है, आप सोच के देखो, जहां पे ग्राउंड वाटर टेबल इतना नीचे जा चुका है। इसलिए फूड वेस्ट को ना हमारे नेशनल क्लाइमेट प्लान में ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉल्यूशन बताते हैं इसके बाद राइटर, मेनली 5 सॉल्यूशन बताते हैं। सबसे पहले आप कोल्ड चेन को बिल्ड करो। इंडिया ना अपना सिर्फ 8% जो फसल है ना यानी प्रोड्यूस है वो प्रोसेस करता है, जबकि यूएसए में 65% उनकी फसल प्रोसेस होती है, चाइना में 23%। तो हमें एक नेशनल कोल्ड चेन मिशन लॉन्च करना चाहिए, खास करके पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जैसे राज्यों में। और इसको ऑप्शन नहीं मानना चाहिए बल्कि इंफ्रा का पार्ट मानना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन है लेजिस्लेट फॉर शेयरिंग इंसेंटिव डोनेशन। आप ना यूरोप को देखो, यूरोप में ना कई सारे देशों ने यह कानून बनाया है, जैसे फ्रांस ने। अब वहां पे क्या है, सुपरमार्केट ना जो बचा हुआ ठीक खाना है ना वो फेंक नहीं सकते। मतलब सुपरमार्केट्स को अपना जो बचा हुआ खाना है ना वो फूड बैंक्स को डोनेट करना पड़ेगा। इंडिया में भी ऐसा नेशनल कानून बनाया जा सकता है, और जो बिजनेसेस डोनेट करें उन्हें टैक्स में छूट दी जा सकती है। फिर तीसरा सॉल्यूशन, एम्पावर द फार्मर एट फर्स्ट माइल। देखो बर्बादी जो है वो खेत के गेट से शुरू हो जाती है। तो हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है ना उनको मोबाइल कोल्ड यूनिट्स या फिर कुछ दूसरे बढ़िया वाले जो स्टोरेज बैग्स है ना वो प्रोवाइड करने चाहिए थोड़े सब्सिडाइज्ड रेट पे, ताकि वो खाने को वेस्ट ना करें। मतलब वो मजबूरी में वेस्ट करते हैं ना, किसान क्यों चाहेगा उनका पैसा खराब हो। फिर एक और
प्रॉब्लम है जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट। जो ये जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट है ना, ये भाई ये लॉ फोर्स करता है कि अनाज जो है वो जूट की बोरी में रखा जाए। बट देखो, जूट की जो बोरी होती है ना, वो पोरस होती है, छेद वाली होती है, जिसमें चूहे घुस जाते हैं, मतलब खा जाते हैं उस बैग को और फाड़ देते हैं, खा जाते हैं। तो इस एक्ट का अर्जेंट रिव्यू जरूरी है ताकि पैकेजिंग थोड़ी और किस्म की हो। फिर नेक्स्ट है मेक वेस्ट विजिबल, मेक सेविंग रिवार्डिंग। इंडिया में ना कोई डेटाबेस ही नहीं है कि होटल्स और शादियों में कितना खाना वेस्ट होता है उसको ट्रैक करने के लिए। तो हमें ना यूएनईपी की तरह ना बड़ी फूड बिजनेसेस और वेडिंग केटरर के लिए ना फूड वेस्ट मेजरमेंट इंडेक्स बनाना चाहिए और उसकी पब्लिक रिपोर्टिंग मैंडेटरी होनी चाहिए। फिर 5वें नंबर पे सॉल्यूशन है, आप ना इसे एथिक्स बनाओ, मतलब अनभ्रम, इस पवित्र कल्चर को ना आप फिर से रिवाइव करो। देखो, इंडिया के कल्चर में ना हमेशा से फिलोसफी रही है अनभ्रम, मतलब खाना जो है वो भगवान है और खाने से पहले हमारा कल्चर भी रहा है भगवान का धन्यवाद करना। तो और ये कोई पुरानी बात नहीं है, मतलब ये सस्टेनेबल फिलोसफी है। स्कूल्स में, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में आप इस कल्चर को ना दोबारा से रिवाइव करो, समझ गए? तो ये भी बढ़िया चीज है। लास्ट में राइटर देखो एक बात बोलते हैं, अमर्त्य सेन ने ना एक बात बोली थी कि भाई फैमीन और भुखमरी इसलिए नहीं होती कि खाना नहीं होता, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि ना लोगों के पास में उस खाने तक पहुंचने का सिस्टम और जरिया नहीं होता। तो खाना फेंकना ना एक अपराध है उस सिस्टम के खिलाफ, जो सिस्टम खाना पहुंचाता है दूर दराज के एरियाज में गरीब लोगों तक, उस सिस्टम के खिलाफ अपराध है खाना को फेंकना। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो, पैराडॉक्स ऑफ पेलेंटी, सिस्टमिक इनएफिशिएंसी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन, फिर ये अनभ्रम और जापान की मोताइनाई, ये सब आप यूज कर सकते हो। ये प्रीलिम का क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। फिर ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है आज। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेंस का जो आपको अटेम्प्ट करना है। अब लास्ट में देखो अंबेडकर के बारे में, कल अंबेडकर जयंती थी, कल 14 अप्रैल था, तो अंबेडकर के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल को, डेथ हुई 6 दिसंबर को, और जिस दिन उनकी डेथ हुई उसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अंबेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। बुक्स की बात करें तो एनहिलेशन ऑफ ए कास्ट, इस बुक में उन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस लीडर्स को क्रिटिसाइज किया और गांधी के जो व्यूज़ हैं कास्ट के बारे में उनका भी जवाब दिया। दूसरी बुक हु वर द शूद्रास, इस बुक में अंबेडकर ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अनटचेबल्स कैसे बनते हैं। उन्होंने कहा शूद्रास और अति शूद्रास जो कि लोएस्ट कास्ट में आते हैं कास्ट हायरार्की में, वो अनटचेबल से अलग हैं। अंबेडकर ने देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के निर्माण में अपना योगदान दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद, और इस हिल्टन यंग कमीशन ने अंबेडकर की जो गाइडलाइंस थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये अंबेडकर की बुक है। इस बुक में अंबेडकर की गाइडलाइंस को कंसीडर किया और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करने की सिफारिश की हिल्टन यंग कमीशन ने। अब वैसे तो देखो ये हम मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी की या फिर कौन से कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था। इसीलिए एडिटोरियल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने तो महसूस किया होगा पिछले 2-3 सालों में कि प्री के लिए भी एडिटोरियल की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद 1942 से लेकर 1946 के बीच में वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रहे और काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनवाने में उनका योगदान रहा, जैसे वाटर संबंधित, पावर संबंधित और लेबर वेलफेयर से संबंधित। सेंट्रल वाटर कमीशन जो इस्टेब्लिश हुआ उसको इस्टेब्लिश करने में भी अंबेडकर का रोल रहा। इसके अलावा सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट
और लास्ट में रिवर वैली अथॉरिटी। रिवर वैली अथॉरिटी ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कंसीडर किए, जैसे दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट, महानंदी, कोसी और दूसरे रिवर से संबंधित प्रोजेक्ट भी कंसीडर किए। तो इनको इस्टाब्लिश करने में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंबेडकर की छाप देखने को मिलती है। अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस को एक वॉइस प्रदान की, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनके रिप्रेजेंटेटिव बने। इसके अलावा लेबर और पीजेंट्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने में भी उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बॉम्बे असेंबली का पुणे में सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था 1937 में, और इस सेशन में उन्होंने खोती सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर को ख़त्म करने के लिए बिल प्रेजेंट किया। ये खोती सिस्टम देखो महाराष्ट्र में प्रिवेलेंट था। खोत एक्चुअली मिडलमैन हुआ करते थे। इन मिडलमैन को अपॉइंट किया जाता था सरकार के द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, कि आप किसानों से टैक्स वसूल लीजिए। उनको आज़ादी होती थी किसानों से टैक्स को एक्सटोर्ट करने की। तो खोत मतलब मिडलमैन, उसी से निकल के आता है ये खोती सिस्टम। इसके अलावा ये प्री में भी पूछा जा सकता है खोती सिस्टम कहाँ पे प्रिवेलेंट था और है क्या। इसके बाद बॉम्बे में देखो 1938 में एक हिस्टोरिक पीजेंट मार्च ऑर्गेनाइज हुआ था काउंसिल हॉल तक। इस मार्च को लीड किया था अंबेडकर ने, और इस मार्च के बाद वो पीजेंट्स, वर्कर्स, लैंडलेस लेबरर के पूरे पॉपुलर लीडर बन गए थे। वो पहले ऐसे लेजिस्लेचर हैं देश में जिन्होंने सर्फडम को ख़त्म करने के लिए बिल प्रेजेंट किया। सर्फ देखो वो लोग होते हैं जो दूसरों के खेत में काम करते हैं और वो इस काम को छोड़ नहीं सकते। इसके बाद लास्ट में एक पॉइंट और भी है। वैसे उन्होंने एक ऐसे लिखा था स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रिमेडीज। 1918 में उन्होंने ये ऐसे लिखा था, और उन्होंने कहा था इस ऐसे में कि इंडिया की एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स का आंसर है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये जो सॉल्यूशन है देखो आज भी रेलेवेंट है। आज एग्रीकल्चर सेक्टर में स्ट्रेस है, तो एक सॉल्यूशन ये बताया जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को अगर प्रमोट किया जाए तो इससे किसानों को फ़ायदा होगा। इसके बाद बॉम्बे असेंबली के मेंबर थे अंबेडकर 1937 में, और उस समय एक बिल आया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल। इस बिल को अपोज किया गया था अंबेडकर के द्वारा, क्योंकि ये बिल वर्कर्स का जो अधिकार था स्ट्राइक करने का उसको रिमूव कर रहा था। तो अंबेडकर ने इस बिल का विरोध किया। वो लेबर मेंबर थे, इसलिए उन्होंने मजदूरों के लिए फेयर कंडीशंस की हमेशा वकालत की। उन्होंने ये वकालत की कि वर्क में फेयर कंडीशंस होनी चाहिए। गवर्नमेंट की लेबर पॉलिसी का बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया। इसके अलावा एक हफ्ते में काम करने के 48 घंटे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये इंश्योर करवाने में अंबेडकर का अहम रोल रहा। इसके अलावा जो कोल माइंस में अंडरग्राउंड वर्क होता है उसमें महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट पर बैन था। इस बैन को हटवाने में अंबेडकर का रोल रहा। प्रोविजन ऑफ ओवर टाइम, पेड लीव, मिनिमम वेज, इन सब को इंश्योर करवाने में भी अंबेडकर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी मैन हो या फिर वुमन हो, कोई भी सेक्स हो, दोनों को इक्वल पे मिलनी चाहिए। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट्स, इन प्रिंसिपल्स को इस्टाब्लिश करने में भी अंबेडकर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कम्युनिस्ट लेबर मूवमेंट्स का समर्थन अंबेडकर ने नहीं किया, क्योंकि देखो एक तो कम्युनिस्ट की जो लॉयल्टी थी उस समय यूएसएसआर, चाइना, इनकी तरफ ज़्यादा थी, तो अंबेडकर इस बात को पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा कम्युनिस्ट ये भी चाहते थे कि जो वर्किंग क्लास के लोग हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे फैक्ट्रीज को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे। अंबेडकर ये भी नहीं चाहते थे। इसके बाद सोशल रिफॉर्म्स की बात करें, अंबेडकर चाहते थे ऐसी सोसाइटी का निर्माण हो जो जस्ट हो, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन वैल्यूज़ का ध्यान रखा जाए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का समर्थन किया अंबेडकर ने, इससे महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला। आज़ादी के तुरंत बाद उन्होंने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया, इससे महिलाओं को राइट टू अडोप्ट और राइट टू इनहेरिट मिला। वो चाहते थे कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज़ को रिजोल्व करना चाहिए इससे पहले कि सोशल इश्यूज़ रिजोल्व हो जाएं। सोशल इश्यूज़ जैसे अनटचेबिलिटी है, ये रिजोल्व हों, उसके बाद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज़ को रिजोल्व किया जा सकता है। वो अनटचेबिलिटी को रिमूव करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकर्मी सभा का निर्माण किया। ये जो सभा थी, ये देखो जो अनटचेबल्स थे या फिर डिप्रेस्ड क्लासेस थी, उनकी वेलफेयर के लिए काम करती थी ये सभा।
इसके अलावा उन्होंने 5 न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स स्टार्ट की डिप्रेस्ड क्लासेस के वेलफेयर को सुनिश्चित करने के लिए, जैसे मूक नायक उन्होंने स्टार्ट की थी 1920 में, बहिष्कृत भारत स्टार्ट की थी 1924 में, समता स्टार्ट की 1928 में, जनता स्टार्ट की 1930 में और प्रबुद्ध भारत स्टार्ट किया 1956 में। अब लास्ट में बात करते हैं सरकार ने क्या किया है अंबेडकर की लेगेसी को सहेज के रखने के लिए। अंबेडकर के जीवन से जुड़े जो 5 स्थान हैं उनको पंच तीर्थ के रूप में डेवलप करवाया गया है सरकार के द्वारा। जैसे मऊ में है जन्मभूमि, शिक्षा भूमि लंदन में, चैत्य भूमि मुंबई में, दीक्षा भूमि नागपुर में और महापरिनिर्वाण भूमि ये दिल्ली में है। ये 5 स्थानों को डेवलप करवाया गया है ताकि अंबेडकर की लीगेसी को सहेज के रखा जा सके। इसके अलावा अंबेडकर के विजन को फुलफिल करने के लिए सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे मुद्रा स्कीम फॉर अवेलिंग लोन्स, स्टैंड अप इंडिया फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन SC एंड ST कम्युनिटी, एक्सपेंशन ऑफ द मेरिट कम मीन्स सेकुलरशिप, आयुष्मान भारत स्कीम, PM आवास योजना, उज्ज्वला योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना। इसके अलावा लेबर लॉज को सिंप्लीफाई किया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अंबेडकर के सपनों को फुलफिल करने वाली हैं। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया अंबेडकर से संबंधित। चलते हैं आगे।